गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग क्लास में आ जाइए जल्दी। पूरा बोर्ड आ रहा है। अब आ गया होगा। अब आ गया। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जरा देखिएगा आप लोग। हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे रसायन शास्त्र में, आप लोग माइक बंद कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि चेंज अराउंड अस, हमारे आसपास क्या क्या चीज में बदलाव आता है। हमारे आसपास क्या क्या चीज में बदलाव आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हम लोग अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखते हैं बदलते हैं। आप देखे होइएगा कि खाना पकता है, तो खाना पकता है तो सब्जी हम लोग जो लाते हैं तो उसको काटते हैं और सब्जी को पकाते हैं तो अलग रूप में बदल जाता है। वो भी रासायनिक अभिक्रिया ही है, केमिकल रिएक्शन ही है। आप देखिएगा दही जब बनाते हैं दूध से, तो दूध और दही दोनों में बहुत अंतर होता है। दूध से दही का बनना या दूध का खट्टा हो जाना, गाँव घर में लोग कहता है दूध फट गया, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी धीरे धीरे क्या होता है, पचता है। तो शरीर के अंदर जो पचने भोजन जो पचता है वो भी किस प्रक्रिया के द्वारा पचता है, रासायनिक अभिक्रिया ही के द्वारा पचता है। केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही हम लोग का फूड जो डाइजेस्ट होता है। फल का पकना, अभी अब आम का मौसम आएगा, आम कच्चा आम लोग तोड़ता है और उसको केमिकल्स डाल के, ठीक है, पकाया जाता है। तो फल का भी नेचुरली तरीके से भी पकना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया ही है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। हेयर डाई करता है लोग, ठीक है, वो सब भी क्या है, केमिकल चेंज है। अब एक चीज जरा समझिए, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है भाई, भौतिक परिवर्तन समझिए, फिजिकल चेंज क्या है। तो जो चीज दोबारा बदलने के बाद, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के बाद पुनः फिर से उसको हम लोग वापस उसी रूप में बदल दें, तो वो क्रिया कहलाएगी हमारी भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि एक पार्ट सब्सटेंस को जब हम दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं, तो फिर जो दूसरा फॉर्म जो फिर पहले वाले फॉर्म की तरफ फिर से अगर बदला जाए, पॉसिबल हो, तो उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। जैसे आप लोग देखे होइएगा बर्फ, आइस। बर्फ को हम लोग गर्म करते हैं, तो बर्फ को गर्म करने का क्या होता है, वो किसमें बदल जाता है, पानी में। और पानी को फिर और अगर मतलब गर्म करेंगे तो वेपर में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, जलवाष्प में बदल जाएगा। फिर इसको जब हम ठंडा करते हैं, संघनन करते हैं, कंडेंसेट करते हैं, कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है, संघनन की प्रक्रिया जब करते हैं फिर से, तो आप वो धीरे धीरे फिर ठंडा होता है वह, और फिर से वो वाटर बन जाता है, जल बन जाता है। फिर उसको जो और संघनित करते हैं यानी और फ्रीजिंग करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो फिर किस में बदल जाता है, फिर बर्फ में बदल जाता है, आइस में बदल जाता है। तो देख क्या रहे हैं कि जब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ, एक वस्तु दूसरे रूप में जब बदल गई, तो फिर से दोबारा उसी रूप में वापस लौट गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। जैसे आप लोग देखिए एक चीज, ये तो समझ ही गए आप लोग। अब दूसरा देखिए, एक है हमारा केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब एक बार उस चीज का उपयोग चेंज कर दे, एक से दूसरे रूप में बदल दें, तो वो फिर से वो वापस उस रूप में नहीं पहुंचता है। आप सब्जी बना लिए, बैगन लाए, आलू लाए, कटहल लाए, सब कुछ सब्जी बना दो, फिर से तुम वापस सब्जी पकाने के बाद
फिर से सबको बैंगन आलू को कच्चा बना सकते हो, रॉ मटेरियल बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ये क्या है भाई? केमिकल चेंज। अब ये पेपर है, ये पेपर है, इसको अगर हम जला दें तो फिर से इस तरह का पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। अगर पेपर को जलाएंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। फिर से वापस पेपर में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो इस तरह की जो चेंजेस होती है, रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होगी, उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसी रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो है, केमिकल रिएक्शन है, इसमें देखते क्या है, एक नया पदार्थ बन जाता है ना? अब कागज को जलाए भाई, राख बन गया, ऐश बन गया, वो तो वापस नया ही हो गया, वो वापस से रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है, फिर से उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, यानी रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसका कुछ टाइप है, प्रकार है कि कौन कौन सा होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। पढ़ाए थे आप लोग को हम कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, मैंने आप लोग को पढ़ाया था फर्स्ट नंबर का कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। When two or more substances interact or react and form a new substance, its property is different from the reactant। इसका जो गुण होगा, जो उत्पाद बनेगा, वो अपने अभिकारक से क्या होगा? अलग गुणधर्म का होगा, अलग प्रॉपर्टी का होगा, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा। तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। इस तरह से आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने बार बार मैं लिख रहा था। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रॉड लो या फीता लो, रिबन लो, इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा, जब जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये राख है, ऐश है, ऐश है, राख। ठीक है, इसका ये क्या है? रिबन के फॉर्म में ये गैस है, ये ठोस है, सॉलिड है, ये गैस है, लेकिन ये क्या बना? राख बना, अलग ही फॉर्म हो गया। तो दोनों जुड़ने के बाद क्या हुआ? एक सिंगल सब्सटेंस बनाया। दोनों जुड़ने के बाद, रिएक्शन करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कार्बन है। भाई हम लोग जो भी कुछ खाते हैं कार्बनिक पदार्थ ही तो खाते हैं, जो भी कुछ हम लोग खाना खाते हैं सब कार्बनिक सब्सटेंस ही तो है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग कार्बनिक सब्सटेंस खाते हैं, ना कार्बनिक सब्सटेंस खाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो कुछ नहीं खाते, लोहा तो खाते नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में खाते हैं, लेकिन लोहा डायरेक्ट वे में तो खाते नहीं। ठीक है, तो जैसे कार्बन है, लकड़ी जलाओ, फ्यूल जलाओ, लकड़ी जलाता खाना बहुत लोगों के घर पर लकड़ी से खाना भी पकता है अभी भी, अब तो कोई कोई खास ओकेजन पर। तो लकड़ी से जो खाना पकाते हैं, लकड़ी क्या? फ्यूल है। अब उस लकड़ी को आप जलाएंगे, वुड को जलाएंगे, फ्यूल को जलाएंगे, तो फ्यूल फिर से क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा ना, दूसरे रूप में बदल जाएगा, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे वुड है, उसको बर्न करते हैं तो क्या बनता है? वो तो बन जाता है चारकोल, जिसको चारकोल बोलते हैं इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। जिसको हम लोग लकड़ी का कोयला बोलते हैं, चारकोल। अब वो चारकोल फिर से लकड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। उसको और जलाइएगा, ठंडा के दिन में देखते हैं लोग आग का अपने सेकने के लिए करता है, तो जलाइएगा उसको, फिर वो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा। मतलब फिर से इरिवर्सिबल है, वो कन्वर्ट होकर फिर से पुनः नहीं बन सकता है। कन्वर्ट होके फिर से नहीं बन सकता, इसको बोलेंगे लोग संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया पदार्थ बना। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ठोस है, ये गैस है। ठीक है, ये जीवन देती है ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है?
प्रदूषित गैस है ना, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया, है ना। इसका गुणधर्म और इसके गुणधर्म से पूरा अंतर है। इसलिए ये क्या नया पदार्थ का निर्माण किया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सेकेंड नेक्स्ट, अलग तरह का न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया, बट सिंगल, एक ही कंपाउंड जनरेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज मैंने बताया था आप लोगों को, मैं बार बार कल भी 2 दिन से मैंने इसका क्लास लिया है। और ऑन है वो बंद करके रखें। एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें कि मैंने कल भी बोला आप लोगों को, ये क्या है भाई, रिएक्टेंट्स है। क्या है ये, रिएक्टेंट्स, अभिकारक, अभिकारक, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। सिंपल है भाई कि जो एरो के इस तरफ है, जो भी सब्सटेंस अभिक्रिया में भाग लेगा, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। Those substances which involve in a chemical reaction, those substances are involved in a chemical reaction called reactants, reactants. And those substances which formed after chemical reaction called product. और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, अभिक्रिया के बाद बनते हैं, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीर का निशान देख रहे हो, एरो का साइन, ये दिखाता है कि अभिक्रिया जो है आगे की ओर हो रही है, अभिक्रिया आगे की ओर हो रही है। एरो साइन इंडिकेट्स रिएक्शन इज बीइंग फॉरवर्डेड, रिएक्शन इज बीइंग फॉरवर्डेड मतलब आगे की ओर हो रही है। तो हम लोग जान गए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ जुड़ता है और एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। We already known about combination reaction when two or more substances react in chemical reaction and form a new substance or single substance whose characteristics is different from their reactant is called combination reaction। आइए हम लोग आगे चलें। देखो, ये जानने के बाद हम लोग आगे देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वियोजन या विघटन, वियोजन या विघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस इसमें क्या है, एक होता है कॉम्बिनेशन और उसका उल्टा हो जाता है डिकम्पोजिशन। मतलब एक बार जुड़ेगा दूसरी बार टूटेगा, सिंपल। मतलब कोई एक बड़ा कंपाउंड ले लो, मान लो मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको मार्बल भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या किए, गर्म किए, हीट किए। गर्म करोगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो भाई ये जो अभिक्रिया हुई, ये किस तरह की अभिक्रिया टूट रही, देखो ये बड़ा सा कंपाउंड था, ये टूट गया, दो भाग में टूट गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग वियोजन। Decomposition reaction is that type of reaction in which one substance is split by any physical method into two or more compounds। जब एक बड़ा यौगिक किसी भौतिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक यौगिक में टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे हम लोग
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। when two or more when a single substance break down by any physical method and form two or more compounds or substance is called decomposition reaction। यहाँ फिजिकल मेथड क्या लग रहा है भाई, हम लोग गर्म किए, ये तो डेल्टा का साइन देखो, ऐसे ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, फिजिक्स में साइंस में इसको डेल्टा बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि गर्म कर रहा है। जैसे मैं इसे गर्म करूंगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेल्फ लाइन, जिसको हम लोग भींगा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, सेल्फ लाइन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्विक लाइन बोलते हैं, क्विक लाइन। ठीक है, भींगा हुआ चूना। अब एक चीज देख लो, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा फिजिकल मेथड क्या है, भौतिक विधि क्या है, इसको हम लोग गर्म किए। दूसरा है कि अगर जैसे मैं क्या करता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, जल ले लेता हूँ, जल पे क्या करता हूँ, विद्युत धारा पास कराता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा पास कराते हैं। जैसे विद्युत धारा पास कराएंगे, ये हाइड्रोजन में ब्रेक कर जाएगा और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। तो ये भी दिखाता है कि भाई फिजिकल मेथड क्या लगा, विद्युत धारा पास कराए, करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, तो फिजिकल मेथड के द्वारा क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है, अगर हम लोग देखें तो मैंने कल भी लिखा था, AgCl2 AgCl को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो Ag और Cl2 में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह AgBr को भी सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसी के कारण इसका नाम पड़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसका उपयोग हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी प्लेट, मतलब जो कलर फोटो की जगह पर पहले के समय में, पहले क्या बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ, 8-10 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ज्यादा चलता था फॉर्म वॉर्म भरने में। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो था ना, उसमें इसका यूज किया जाता था। ठीक है, आइए अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जरा आराम से समझो अच्छा। विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, थर्ड नंबर है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अब देखिएगा, इसमें एक चीज समझिए, मोर पॉजिटिव एलिमेंट जो होता है मोर निगेटिव एलिमेंट को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, सिंपल है। जैसे सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो होगा प्लस वाला धनात्मक, ये तो धातु होता है, ज्यादा, ये जो धातु है, मेटल है, मेटल प्लस वाला जो ज्यादा मतलब हाईली रिएक्टिव होगा, वो जो होता है माइनस वाला, मतलब अधातु जो होगा, यानी नॉन मेटल, ज्यादा प्लस वाला, मोर प्लस मतलब क्या, जो टॉप पर हो। ठीक है, वो ज्यादा निगेटिव, टॉप पर जो निगेटिव होगा उसको क्या करता है, दोस्ती कर लेता है। समझे? जैसे आप टॉप पे देखे होइएगा, लिखा रहता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके लाइन होगा, सीरीज अभिक्रियाशील समूह, रिएक्टिविटी जो लिखा रहता है, रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर कौन होता है, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, बहुत अभिक्रियाशील है ये, इसलिए इसको पानी में नहीं डुबा करके इसको मिट्टी तेल में रखते हैं हम लोग, केरोसिन तेल में, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और बहुत तेजी से अभिक्रिया करने का ये बर्न हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत होने के कारण ये जलने लगता है। अब भाई ऑक्सीकृत जब हो जाएगा तो जलने लगेगा, और जलने ना, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी तेल में, केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप्ट करके रखते हैं। ठीक है,
ये क्या करेगा, ये मोर पॉजिटिव एलिमेंट है, ये बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है दूसरों से, बहुत तेजी में। ठीक है, दूसरे को हटा देता है, दूसरे को वहां से हटा के अपने उसकी जगह पे खुद आ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया। इस बात को थोड़ा और समझेंगे, होता क्या क्या है, जरा आराम से समझो। मान लो ए के साथ बी है और सी के साथ डी है। तो भाई अगर ये मोड़ पॉजिटिव है, अधिक धनात्मक है, और ये अधिक ऋणात्मक है, इसको डबल मार डबल लगा देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, डबल का मतलब समझ जाओ कुछ। ये मोर पॉजिटिव, ये मोर निगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। जाने मन तो खूब है, ये दोनों एक जगह आ जाएगा। आ गया, ए और डी एक जगह आ गया। अब भाई बी और सी एक जगह आ जाएगा। तो देखो, हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये ए और डी आ गया एक जगह, ए और सी आ गया। ठीक है, और बी और सी एक जगह चला गया, बी और सी एक जगह चला गया। ये क्या हो गया, उसका पोजीशन चेंज कर दिया, उसका पोजीशन क्या किया, चेंज कर दिया। ये उसके जगह चला गया और ये इसके जगह आ गया, जबकि ये जो पॉजिटिव है, ये जो देख रहे हो सी, सी और डी एक साथ था, ये दोनों कसमें खाया था। तो सब झूठा हो गया यहाँ पे, बोला नहीं, जैसे देखा अरे प्लस वाला है, ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ चलो। ठीक है, चल दिया, वही हाल है, इसके साथ चल दिया, और ये बेचारा इसके साथ चल दिया। क्या करेगा, किसी की तरफ से जीना है ना, इसलिए बी और सी के साथ यही काम होगा। अब अगला में तुम तो बड़ा हंस रहा होगा, हम जानते हैं, उसकी छोड़ रहा होगा, खाली बोलना मत क्लास में। देखो, सोडियम सल्फेट है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये दोनों है। ये क्या करता है, सबसे पहले मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा पावरफुल मोर रिएक्टिव जो है, ठीक है, पॉजिटिव एलिमेंट सोडियम है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है वो सोडियम है। ठीक है, और सबसे अभिक्रियाशील अधातु जो है, निगेटिव एलिमेंट, वो क्लोरीन है। तो जैसे देखेगा क्लोरीन पे इसकी नजर जाएगी, ठीक है, आंखें चार हो जाएगी, और ये दोनों कहेगा चलो फरार हो जाओ, ये दोनों भाग जाएगा। देखो कैसे, सोडियम का प्लस क्लोरीन का NaCl बना दिया। अब ये दोनों में चलो जिंदगी तो जीना ही है किसी तरह से। ठीक है, तो हम लोग जो है, और हम लोग काम करते हैं। तो मैग्नीशियम का +2 और सल्फेट का भी +2, तो क्या हो जाएगा, MgSO4। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, पोजीशन चेंज कर लेगा। देखो ना, ये पहले इसके साथ था सोडियम, सल्फेट के साथ, अब क्लोरीन था मैग्नीशियम के साथ। अब क्या हो गया, सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। अब मैग्नीशियम को जाना पड़ा किसके साथ, सल्फेट के साथ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें दो दो आयंस का अदला बदली हो रहा है। कैसे बोलेंगे, डिफाइन कैसे करें। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, two ions, two or more ions are interchanged, then form new substance is called displacement reaction. इसमें मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी 4 नंबर में लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा है। एक्चुअली ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, ये इसको समझिएगा, ये जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, ये हमारा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, दो आयन का अदला बदल हो रहा है। दो आयन देख लो कैसे हो रहा है, इसको भी मैं समझा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज तो जानते हैं, इसका +1 होता है, इसका -2 होता है। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया और लिखने में, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Na2SO। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ भी क्या इंटरचेंज कर गया, +2 लिख ही देते हैं।
इस तरह से इंटरचेंज कर दिया, अपना आयन को क्या कर लिया, आयन का अदला बदली कर लिया। आयन का क्या किया, अदला बदली। अगर किसी भी अभिक्रिया में दो आयनों की अदला बदली होती है, दो आयनों की अदला बदली होती है, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये 4 नंबर हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। द्विविस्थापन, तो आप कहिएगा सर दो के बारे में पढ़ा दिए, पढ़ा रहे थे, तीन पढ़ा दिए, चार, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है। अब इसको भी हम कर देते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिसिपिटेट बनता है, क्या बनता है, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को भी हम समझाते हैं इसी में, पहले समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट, इसका नाम बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है कि बेरियम सल्फेट में ये +2 चार्ज है भाई, इसका -2 चार्ज, इसका +1 चार्ज, इसका माइनस। अब ये अपने आयन का अदला बदली करेगा, ये देखा क्लोरीन मोर एक्टिव है, क्लोरीन ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। बोला कि नहीं भाई बेरियम दिख रहा है, हम तो बेरियम के साथ जाएंगे। चलो भाई बेरियम के साथ चला, BaCl2 बनाया, और बेचारा सोडियम जो है सल्फेट के साथ चला गया, तो Na2SO4 बनाया, आयन का अदला बदली। और ये जो बना है, ये क्या होता है, पीला कलर का अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप, अवक्षेप, अवक्षेप मतलब समझो येलो प्रिसिपिटेट है, दही की तरह जम जाता है, जैसे थक्का तरह जम गया ना, क्लॉट हो जाता है दही की तरह। आप लोग खाए होगे ये, ये सब गोल के भूसी कभी खाए होगे जिंदगी, लूज मोशन के लिए, ऐसे भी लोग खाता है ठंडा के लिए पेट, ठीक है। तो इस सब गोल की भूसी को जब पानी में डाल देता है, तो सुबह सुबह देखिएगा क्लॉट हो जाएगा, जम जाता है थक्का के तरह, ठीक है। उसमें लोग चीनी मिला के खाता है, अब खाइए ना खाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये येलो प्रिसिपिटेट बनाता है, पीला अवक्षेप बनाता है, दही की तरह जम जाता है, जो बर्तन होगा कंटेनर होगा उसमें क्या होगा, जम जाएगा, ठीक है। तो ये बेरियम सल्फेट है, ठीक है, और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रिसिपिटेट हो गया, समझ गए। अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे जिस अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप समझे दही जैसा जमा होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, that type of chemical reaction, that type of chemical reaction in which precipitate is formed, precipitate is formed, precipitate is formed, is called precipitation reaction, precipitation reaction, ठीक है। प्रिसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा, तो समझ जाएंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, अवक्षेपण अभिक्रिया। आइए तो सर आप 4 में बता दिए, 3 में बता दीजिए सर, 3 तो 4 एक के है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखो। इसमें क्या होता है, 3 नंबर में एकल विस्थापन होता है, एकल विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता है जरा समझ, एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये वाली बात। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जिंक है, ठीक है, और H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो जानते हो जिंक है, जी। ये दोनों अभिक्रिया करेगा, तो कैसे करता है, आयन का अदला बदली कर लेगा, यहाँ भी क्या करेगा ये, आयन का अदला बदली करेगा, आयन का इंटरचेंज कर लेगा, ये -2 होता है, इस पर जानते हो भाई +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ चल जाएगा, अपना लेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, ये तीर का निशान ऊपर की तरफ है गैस के लिए। तो ये क्या हो गया कि एक आयन का अदला बदली, कितना आयन का अदला बदली, एक आयन,
सिर्फ एक, उससे पहले दो दो आयन का अदला बदली हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक आयन का अदला बदली। Only one ion is interchanged to each other and form a new substance, जिंक सल्फेट। यहाँ पे सिर्फ जिंक सल्फेट का निर्माण हो, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन only one ion is interchanged and formed new substance called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक आयन आपस में अदला बदली कर नए पदार्थ का निर्माण करता है या नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आप देखिए, चलो ये सब तो तुम लोग समझे ही हुए। अब छोटी छोटी बात देखिए, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है, कहा क्या कि अगर ए प्लस बी अभिक्रिया करेगा और सी और डी बनाएगा, तो अब इसमें कहना क्या चाहता है कि अगर ये आ, एक ग्राम हो या 1 ग्राम छोड़ो, इसको मैं लिखता हूँ 5 ग्राम, इसको 2 ग्राम, तो कहता है अभिक्रिया के बाद इस दो टोटल जो होगा, टोटल टोटल हो सकता है कि ये बन जाए 3.5 ग्राम और ये भी बन रहा है 3.5 ग्राम। तो कहा कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर। According to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, the mass of reactants is always equal to mass of products. In law of conservation of mass of reactants is always equal to mass of product. द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी बराबर। अभिक्रिया के समय ये दोनों जो अभिकारक है, रिएक्टेंट्स है, इन दोनों का जो मास होगा जोड़ने पर, ऐड करने पर, देखो जैसे देखो यहाँ 5 और 2 कितना हो गया, 7 ग्राम हुआ। और यहाँ पे देखो 3.5 और 3.5 दोनों को जोड़ोगे तब भी 7 ग्राम, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही कह रहा है कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ reactants is always equal to mass of products. According to law of conservation of mass, mass of reactants is always equal to mass of products. द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों समान होता है। ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आइए अब आगे की बात देखते हैं। एक चीज समझ, इसके बीच में एक मैं लिखता हूँ जो आप लोग शायद सुने होंगे, न्यूक्लियर चेंज के बाद। ठीक है, न्यूक्लियर चेंज का मतलब हुआ नाभिकीय परिवर्तन।
नाभिकीय परिवर्तन। नाभिकीय परिवर्तन में क्या होता है कि एक नाभिक जो है, नाभिक के परिवर्तन संबंध, जैसे सूरज है, सन है। सन इतना चमकता क्यों है? स्टार, इसी को स्टार भी बोलते हैं, तारे भी बोलते हैं। सन भी तारा ही, सन भी क्या है? तारा। अब तारा सिंह का मतलब समझ जाए, गदर वाला तारा सिंह नहीं, ठीक है, वो वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तुम लोग का तो ये स्टार है, तारा है, सन है, सूरज है, इतना दिन से क्यों चमक रहा है? तो सूरज के अंदर जो होता है, वो सूरज जो है हाइड्रोजन गैस का गोला, सूरज के हाइड्रोजन गैस का स्टेयर है। ये दोनों क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है, जुड़ जाता है। जुड़ने का क्या बनाता है? हीलियम बनाता है, हीलियम, ठीक है। और साथ में टर्मेंडियस अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, लाइट। इसमें समझ लो कि न्यूक्लियर चेन, लेकिन जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो भी रेडियो सक्रिय धातु है, तत्व है, जैसे रेडियम है, यूरेनियम है, पोलोनियम है, कई बार कैप्टन भी बदल लेता है अपना फॉर्म, बेरियम भी बदल लेता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियम के बारे में जानते हैं हम लोग, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है। और यूरेनियम से बहुत सारा बम बनाया जाता है, ठीक है, परमाणु बम बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं, जैसे जापान सब में इसका यूज करते हैं। पोलोनियम से भी किया जाता है। और जापान पे अमेरिका जो 1945 में एक बम गिरा था, जिसको, उसका नाम था लिटिल बॉय, नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। आप लोग सुने होंगे, छोटा दिखता है, धमाका बड़ा, वही कहानी उसके साथ था, लिटिल बॉय के साथ इतना बड़ा धमाका किया था। तो वो पोलोनियम का सेट बना था, शायद क्या बना। तो इस तरह क्या होता है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ करके संग्रहित होके यूज करके बनाता है हीलियम। और बहुत ज्यादा मात्रा में, विपुल मात्रा में, विशाल मात्रा में, ट्रेमेंडियस अमाउंट में, ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है। ये ऊर्जा है, एनर्जी का, और ये प्रकाश, ठीक है। उसी तरह जो है, जो हम लोग जो नाभिकीय रिएक्टर बनाते हैं, ठीक है, नाभिकीय संयंत्र बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, वो किस तरह का काम करता है? दो यूरेनियम होता है, एक यूरेनियम 92-235 और दूसरा होता है, ठीक है, U 92-238। पृथ्वी पर इसकी मात्रा अधिक है, पृथ्वी पर इसकी मात्रा क्या अधिक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। बट इसकी मात्रा क्या बहुत कम है, लगभग 3.5%, बहुत ही कम होती है इसकी मात्रा। हमारे भारत में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। हुआ पोलोनियम, हुआ रेडियम, हुआ बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। जिसमें होगा वहां स्टार लगा होगा, ये नाम का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये यूरेनियम 235 होता है। इस पर अगर हम लोग मंद गति की, मंद गति मतलब स्लो मोशन वाला न्यूट्रॉन से जब बम्बार्डिंग कराते हैं, तो क्या होता है? ये देखो, ये यूरेनियम है 235। इस पर जब हम लोग न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन का साइन है, मैं अच्छे से लिखता हूं एक बार, न्यूट्रॉन से जब इसको बम्बार्डिंग कराते हैं, तो ये क्या होता है कि दो बेरियम में टूट जाता है और न्यूट्रॉन में टूट जाता है, और साथ में तीन जो है यूरेनियम का नाभिक बनाता है, ठीक है। और हर स्थिति में न्यूट्रॉन भी मुक्त करता है। अब फिर ये जो न्यूट्रॉन देख रहे हो, फिर इसको करता है ब्रेक डाउन करने का, तो तीन और बना लेता है, बेरियम में बदल जाता है। इस तरह से हर स्थिति में तीन फिर से यूरेनियम का नाभिक हो जाएगा रिलीज। अगर इसको नियंत्रित नहीं किया तो ये क्या फट जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या न्यूक्लियर चेंज है, ये हमारा नाभिकीय परिवर्तन का, ठीक है।
आइए हम लोग नेक्स्ट अब है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण ये टॉपिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? देखो हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तब जाके वाटर। ऐसा नहीं लिखते हम लोग, ऐसा नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं? इससे अगर इस तरह से लिखेंगे तो इसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। इस तरह से अगर लिखा जाएगा तो इसको बोलेंगे शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। ठीक है, बट हम लोग ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसके सिंबल को हम लोग लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसके संकेतों और सूत्रों का उपयोग करते हैं। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, निरूपित करने के लिए, बताने के लिए उसके सूत्रों और संकेतों का उपयोग करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। When we represent or express chemical reaction is in the form of their symbol and formulae is called chemical equation। देखो इस बात को थोड़ा समझो। इस बात को हम लोग इस तरह नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल यानी सूत्र क्या, संकेत क्या होता है, H2 होता है। सर हम लोग लिखते हैं H2, सर जी हम लोग लिखते हैं H2। और फिर ऑक्सीजन होता है, सर ऑक्सीजन को क्या चाहिए, उसका सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, संकेत क्या, O है, O2 सर लिखते हैं। और तीन का निशान लिखते हैं, वाटर लिखते हैं, जल का लिखते हैं H2। ऐसा नहीं है कि यही जले बनता है, कभी कभी क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो जब हम लोग रासायनिक समीकरण, रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए जब हम लोग उसके सूत्रों और संकेतों का उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो जो रासायनिक समीकरण है, ये जो रासायनिक समीकरण देख रहे हो, केमिकल इक्वेशन देख रहे हो, ये दो प्रकार के, एक स्केलेटल, एक बैलेंस। स्केलेटल को हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद दोनों को जो परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि रासायनिक समीकरण में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन बढ़ जाता है, सूचनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पता चलता है, इससे देखो डायरेक्ट पता चलता है सीधे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जल बना। लेकिन इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से संयोग कर जल का एक अणु का निर्माण करता है। दूसरा इंफॉर्मेशन इंग्लिश में समझ लीजिए कि इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन का टू एटम ऑक्सीजन के टू एटम से रिएक्शन करके वाटर का वन मॉलिक्यूल बनाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का वन मॉलिक्यूल, ये वन मॉलिक्यूल H2 ऑक्सीजन के वन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बनाता है भाई, वो वाटर बना रहा है, वन मॉलिक्यूल। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों बैलेंस नहीं है। देखिए बैलेंस का मतलब हुआ कि इधर दोनों परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, एटम्स का जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो सही है, ऑक्सीजन दो और एक, वहां तो एक ही है, तो क्या करते हैं, दो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हाइड्रोजन कितना हो जाता है, चार हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए इसका मतलब ये हो जाता है कि दो मॉलिक्यूल, अब यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारा क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन का टू मॉलिक्यूल
ऑक्सीजन के सिंगल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके, ठीक है, वाटर का 2 मॉलिक्यूल बनाता है, यानी और हाइड्रोजन का एक दो अणु, हाइड्रोजन का दो अणु, ये हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया कर जल का दो अणु बनता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बराबर नहीं था ये दोनों, इसको हम लोग बोलेंगे हमको कंकालिक समीकरण। ये क्या बोलेंगे? कंकालिक समीकरण। दोनों बराबर नहीं है, इसको बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे स्केलेटल। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए, स्केलेटल समझ के कंकाली समीकरण समझ के, बैलेंस समझ, संतुलित समीकरण, संतुलित संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होगा? बैलेंस होगा, अभी मतलब क्या है ना, दोनों एलएचएस और एचएस, दैट मीन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद, दोनों में परमाणु की संख्या क्या है? समान है, तो इसको बोलेंगे हम लोग संतुलित समीकरण। तो कह सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। व्हेन नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन reactants and products in a chemical reaction is called balance equation, balance equation। ठीक है, इसको बैलेंस करने के बाद हम लोग की निशान की जगह पर हम लोग कभी कभी इक्वल टू का भी साइन यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे। मेरे सामने वाली खिड़की चांद टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो मुझसे कुछ उखरा उखरा रहता है। क्या रे, बहुत बच्चा कम है आज, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। अब सुनिए, अब यहाँ आने के बाद जो है हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। आज का पूरा वीडियो देख लोगे ना तो समझ लो केमिस्ट्री हो जाएगा तुम्हारा चिंगारा। आज के बाद पूरा समझ में आ जाएगा, एक पकड़ लो। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से निकल के आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये केमिकल इक्वेशन है, इसमें दो बात होती है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको कहते हैं रिडक्शन को अवकरण, अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण जरा सा आराम से समझिए। ऑक्सीकरण क्या है? देखने से लग रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे ऑक्सीडेशन करण, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन भी अगर हटेगा तब भी ऑक्सीकरण होगा। वे इसको दो तीन बात समझ, एक हमारा लियोजन, लियोजन, ठीक है, लियोजन, लियोजन याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ से जी से हो गया गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन। ठीक है, अगर लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन खोएगा, इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब क्या भाई? ये मान लो ये बॉर्डर है, ये जीरो है, ये +1 +2 +3, इस तरह से, ये -1 -2 -3, यानी ऊपर जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, नीचे गया तो नरक में गया।
नरक ऐसे लिखो या नरक में गहरे जाएगा तो जरूर। अब समझ लो बात, अगर ऑक्सीजन किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा, दोनों कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन इज ज्वाइन एंड हाइड्रोजन इज रिमूव। अगर ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, तो कंडीशन में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। या नहीं तो इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का मतलब हो गया कि 1 से अगर 0 आ गया, या 2 से 1 आ गया, 3 से 2 आ गया, या 3 से 1 आ गया, 3 से 0 आ गया, ठीक है। -2 से यहाँ देख लो ऊपर की तरफ नीचे आ गया, -1 से -2 की तरफ आ गया, या -2 से -3, या 1 से -3 आ गया, तो इस सब को क्या कहेंगे हम लोग, लॉस करेगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक। और गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन करेगा तो रिडक्शन होगा, गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कितना, रिडक्शन का मतलब यही हुआ, अवकरण, अवकरण, ठीक है। देखो कुछ नाम अलग अलग भी है, उपचयन और अपचयन भी इसका नाम है। उपचयन और अपचयन भी नाम, उपचयन और अपचयन भी बोलते हैं, इसको उपचयन बोलते हैं, इसको अपचयन। ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ये बात हो गई, 2-3 बात इसमें हम लोग करेंगे क्लास में, इसको अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझो, मान लो ये मैंने लिखा जिंक, ठीक है, जिंक और HCl, ये सब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जानते हो पेट में हमारे होता है, ठीक है। देखोगे जब शादी विवाह नहीं होता है तो लोग फ्री रहता है, कहीं भी जा आ सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अभी बेचारा फ्री है, क्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़ गया है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है। अब क्या हो रहा है, देखो जब ये अभिक्रिया कर लेता है, जब यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगी तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन। आप देखने से भी लग रहा है कि हाइड्रोजन किससे हटा, तो क्लोरीन से हटा है, जिसके साथ जिससे हाइड्रोजन हटेगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन हटा, किससे हटा, क्लोरीन से, और किससे सटा, तो जिंक से, जिससे इस जिसके साथ हाइड्रोजन जाएगा उसकी जिंदगी बर्बाद, ठीक है, समझे कि नहीं। तो ये जो हाइड्रोजन है इस जिंक के साथ सट गया, इलेक्ट्रिकल सेटल, बेचारा का कल्याण हो जाएगा, देखो कैसे हो गया। अभी क्लोरीन का कितना चार्ज हो गया, एक क्लोरीन पे 1 चार्ज होता है माइनस में, यहाँ पे 2 क्लोरीन है इसलिए -2। जिंक पर कितना चार्ज होता है, +2। हाइड्रोजन अब फ्री हो गया जीरो। अब भाई आप ही बताइए, ये 0 है, ये +1 है, ये ये +2 है, ये +3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये माइनस। अब एक चीज देखो, 0 से कहाँ ले गया उसको, प्लस, 0 से कहाँ चला गया, प्लस, तरक्की हुआ, 0 से कहाँ गया, स्वर्ग की तरफ के ऊपर जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा भाई, स्वर्ग में गया, स्वर्ग में। और तुझे मैं हेवन की सैर करा, इसका भी हेवन का स्वर्ग, स्वर्ग की तरफ गया। अब भाई नीचे जाएगा तो क्या जाएगा, नरक में जाएगा। तो 0 से कहाँ चला गया,
+2 H12 में चला गया, यानी इसे जो जिंक है जस्ता है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो गया, 0 से +2, ये अपना आयन का क्या किया, लॉस किया। ठीक है, कोई दिक्कत, ऊपर की तरफ चला। यही हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, किससे हटा, क्लोरीन से, तो क्लोरीन का क्या होगा, निकल गया, गति हो गया, मतलब क्या, रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया मतलब अपचयन हो गया, इसको बोलेंगे अवकरण। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जवाब देखो, इसको इस तरह से भी समझ, यहाँ पे क्लोरीन का कितना, -1, माइनस, यहाँ माइनस से ऊपर जाता था ना ऑक्सीडेशन होता, ऊपर जाता तो ऑक्सीडेशन हो जाता, मतलब ऑक्सीकरण हो जाता, ऑक्स हो जाता। लेकिन नीचे चला, नीचे जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। देखो -1 से उतर गया नीचे, -1 से कहाँ उतर गया, माइनस, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी अवकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज है यहाँ पे, रेडॉक्स। रेडॉक्स को रेडॉक्स ही कहते हैं, चयन अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब समझो। जब दोनों अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण, दोनों अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ होती है, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। इन ए केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्लेस, ठीक है, कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इन ए केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस, कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों एक साथ होगा, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा, सर जी ये जिंक है ना, जिंक का सर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। और क्लोरीन का सर क्या हो रहा है, क्लोरीन का सर जी रिडक्शन हो रहा है, मतलब अवकरण हो रहा है, लाल वायु हो गया। तो इस तरह की अभिक्रिया जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इन सिंगल केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होती है, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा, ऑक्सीजन अगर जुड़ा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन हटा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन खोया, तब भी ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी, तो रिडक्शन हो जाएगा, अपकरण हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन हटेगा तो भी अवकरण हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ेगा तब भी हो जाएगा अवकरण, रिडक्शन। अब इसी के कारण, इसी रेडॉक्स की जो ऑक्सीकरण की क्रिया है, इसी ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, खाना खराब हो जाता है। ठीक है, थोड़ा देर छोड़ दोगे तो खाना खराब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। 100 वाट का जो बल्ब आता था बिजली वाला, वो भी क्या होता है, फ्यूज हो जाता है उसी के कारण। ठीक है, ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण खाना ऑक्सीकृत हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी को बचाने के लिए अब एक चीज समझो, थोड़ा सा वेस्ट रखते हैं इसको, आगे और समझो। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक समझिए कि ऑक्सीकारक क्या है भाई। ऑक्सीकारक वे कारक हैं, वे एजेंट हैं जो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन ले जाके देता है, ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। जैसे देखो एक कार्बन है, कार्बन को ऐसा लिखते हैं, कैल्शियम है, कैल्शियम को हम लोग अगर अगर कैल्शियम को हम लोग सोडियम
ऑक्साइड से रिएक्शन करा के, सॉरी सोडियम ऑक्साइड से करा के सोडियम कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, सोडियम अलग हो गया। तो कैल्शियम को कौन ऑक्सीजन दिया, ये दिया ना, सोडियम ऑक्साइड दे दिया। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है जो कैल्शियम को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन जो देने का काम करेगा वही होगा ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। और जो ऑक्सीजन हटाने का काम करेगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो हाइड्रोजन देगा ये हाइड्रोजन को प्रोवाइड करे, जैसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब अवकारक। ये क्या है, अवकारक है। ये क्या है, अवकारक। ठीक है, तो ये अवकारक ये क्या करता है, हाइड्रोजन सप्लाई करता है, ये सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करेगा, हाइड्रोजन सप्लायर। क्या सप्लायर है, हाइड्रोजन को ये सप्लाई करे। और इसमें क्या है, ऑक्सीजन को सप्लाई करे। ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, और ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। बस। खाना जब खराब होता है, तो खाना खराब होता है उसको कहते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, मतलब विकृत गंधिता। इसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसको कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं कि जब खाना जो है कुछ समय छोड़ दिया जाता है खाना पकने के कारण, तो उसमें वसा होती है। वसा का मतलब फैट्स होता है, तेल में बनता है ना खाना, फैट्स होता है। वसा के कारण, फैट्स के कारण वो खाना क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होने के कारण ये खाना खाने लोग योग्य नहीं रहता, टेस्टलेस हो जाता है, फॉल स्मेल आने लगता है, उसमें ओडोर, बदबूदार गंध आने लगता है, खाना खट्टा टाइप का हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं एनसीडीटी यानी विकृत गंधिता। ठीक है, ये खाना खाने लायक नहीं रहता। तो खाना खाने लायक नहीं रहता तो कैसे बचाएंगे इसको, तो हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में जिससे हवा अंदर नहीं जा सके ऐसा बर्तन में खाना को रखते हैं। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं खाना को। ठीक है, कम तेल में बनाते हैं, या नहीं तो उसको नाइट्रोजन से क्या करते ट्रीटमेंट करते हैं, नाइट्रोजन से या इनर्ट गैस। देखो कुरकुरे खाओ, कुरकुरे का पैकेट खुला रहता है, उसमें क्या क्या रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस। क्या नाइट्रोजन भाई, क्योंकि उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन फिल कर दिया जाता है, इनर्ट गैस फिल कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि वो ज्यादा समय तक खाना टिका रहता है, लंबे समय तक क्या रहता है, खाना टिका रहता है। ठीक है, ये हुआ मेथड ऑफ प्रिवेंशन, मतलब विद्युत गंधिता से बचाव। प्रिवेंशन का मतलब बचाव होता है, कैसे आप बचाएं। ठीक है, ये कोरोजन है। कोरोजन में क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग संक्षारण। संक्षारण मतलब कोरोजन। इसमें क्या होता है कि कोई भी धातु जो होता है, मेटल्स है, वो ऑक्सीजन, एसिड या ह्यूमिडिटी के कारण, आर्द्रता के कारण, नमी के कारण क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। धीरे धीरे टाइम लगता है इसमें, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होती है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। लोहा लोहा हो, चांदी हो, चांदी देखिए तो काला हो जाता है। ठीक है, कॉपर का बर्तन देखिए, कॉपर के बर्तन के अंदर जो ग्रीन कलर का कांच आपका बन जाता है। आप देखेंगे लोहा, लोहा का जो जेल होता है, कांटी होता है, वो क्या होता है, वो लोहा का कांटी क्या होता है भाई कि वो ब्लैक ब्राउनिश कलर का, रेड ब्राउनिश कलर का हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। जंग लग जाना उसको बोलते हैं। तो जंग लगना उदाहरण है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। लोहे में जंग लगना जो है संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, तो कोरोजन में हुआ, कोरोजन से बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करेंगे, लोहा में पेंट कर दीजिए। लोहा में क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। लोहा कोई जो बर्तन, लोहा का जो बर्तन उसको ग्रीस कर दीजिए, ग्रीस जैसे ग्रिल ग्रिल सब होता है उसमें हम लोग पेंट कर देते हैं। ठीक है, उसको जो है किसी अच्छे से प्लास्टिक में कवर कर देते हैं ताकि वो वायु के संपर्क में, तो एयर के संपर्क में नहीं आ सके, एयर के कांटेक्ट में नहीं आ सके। तो इस तरह से हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़े, कोरोजन और एनसीडीटी का। आप देखेंगे आलू की जो चिप्स होती है, कुरकुरे है, कुरकुरे नहीं, क्या कहते हैं इसको, कुछ लेज हुआ, ये सब जो है
आलू की चिप्स है, कुरकुरे है, ये सब भी जितना कुछ है सबको डब्बा में पैक किया जाता है, पैकेट बंद होता है खाने का। क्यों होता है? उसमें नाइट्रोजन से ट्रीटमेंट करके हम बचाते हैं। किससे से बचाते हैं? ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, ऑक्सीकरण नहीं होने देते हैं। ठीक है, जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो जल्दी खराब हो जाएगा, लेट से ऑक्सीडाइज होगा तो लेट से खराब होगा। अब है भाई एंटीऑक्सीडेंट का मतलब समझता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब फ्रीज ये सब हुआ। इनर्ट एटमॉस्फेरिक का मतलब है कि नाइट्रोजन गैस भर देते हैं आलू की चिप्स में वाले पैकेट में। ठीक है, आलू के चिप्स की पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस में आता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर। हीलियम नियन आर्गन का नियन गैस का यूज करते हैं, देखोगे बल्ब में ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए। अब ये पूरा आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें एक बात बताना है हमको, बैलेंस करना, संतुलित करना लोग को। ठीक है, बाकी सारा ये टॉपिक मेंटेन हो गया इसी ग्राफ में। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आप क्लास वीडियो को एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने का काम करिए और वीडियो को फैलाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑनलाइन में स्टूडेंट को भी जोड़िए। ठीक है, तो हम लोग जो है अब इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।